लेकिन आज उनको भी लगता होगा कि समाज में लगे रहना बुरा नहीं है। समाज की लड़ाई कोई तो लड़ेगा ना। अगर सभी अपने अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, सभी अपने घर के बारे में सोचेंगे, तो देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। सोचो, बाबा साहब ने इतना बलिदान क्यों दिया? तो क्या उस तरह का बलिदान देने के लिए हमें और आपको आगे नहीं आना चाहिए? क्या हमारे आपके बीच में से डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होने चाहिए? क्या हम बाबा साहब के वापस आने का इंतजार करेंगे? नहीं, हम में से ही हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनेंगे। हम ही लोग मानवर कांसीराम बनेंगे, हम ही लोग बीपी बौने बनेंगे। हम लोग इस समाज के आंदोलन को अपने कंधे पे लेके चलेंगे। अब जान की परवाह नहीं है। जब देश बचाने की बात है तो जान बड़ी चीज नहीं है। जब देश बचाने की बात आए, देश का संविधान बचाने की बात आए, जब देश का लोकतंत्र बचाने की बात आए, जब देश का भाईचारा बचाने की बात आए, तो जान और परिवार ये कोई बड़ी चीज नहीं है। परिवार को त्याग सकते हैं लेकिन देश को नहीं, अपने समाज को नहीं। अब ना खेती की जमीन है, ना हमारा उद्योग धंधों में कहीं कोई हिस्सा है, ना प्राकृतिक संसाधनों में कोई हिस्सा है। और थोड़ी बहुत जो तरक्की मिली थी, जो शिक्षा के रास्ते हमारे लिए खोल दिए, उसकी वजह से तरक्की आई। जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलाया, उसकी वजह से तरक्की आई। लेकिन जब से सरकारी स्कूलों को कमजोर करके प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू किया, प्राइवेट कॉलेज खोलना शुरू किया, तब से धीरे धीरे हमारे पढ़ाई के रास्ते धीरे धीरे बंद हो गए। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस का खर्च, किताबों का खर्च, वर्दी का खर्च, यातायात आने जाने का खर्च, सारा जोड़ ले तो एक बच्चे पे कम से कम एक साल में 1 लाख रुपए खर्च होता है। और हमारे परिवार में, हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों की केवल पढ़ाई पे 2 लाख रुपया साल में चाहिए। और हमारे 99.90% जनसंख्या हमारे समाज की ऐसी है जिसके पूरे परिवार की इनकम 2 लाख रुपए महीना नहीं है। इसी वजह से हमारे लोग सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं और जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर करने के लिए कहीं हमारे लोग आगे ना बढ़ जाएं। ये लोग तरक्की करने लगे हैं, काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं। आजकल जुबान बहुत खुल गई है। ये सब रोकने के लिए उन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर किया। और साथ ही साथ 1990 के आसपास से चूंकि ये नौकरियां मिली तो आत्मनिर्भर हो गए, इसलिए बोलने लगे हैं, इसलिए इनकी नौकरी भी छीननी है। इसी वजह से उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू शुरू की, आउटसोर्स शुरू किया और हमारे लोगों का सरकारी नौकरियों में आने का रास्ता भी बंद कर दिया। तो आज सबसे जो गंभीर मुद्दा है कि हमारे समाज का भविष्य का क्या होगा, क्या इस मुद्दे पे कोई गंभीरतापूर्वक सोचेगा? क्या ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कोई मजबूती से आवाज बुलंद करेगा? मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता इस मुद्दे पे लेकर गंभीर है। लेकिन ये लड़ाई हमें अपने समाज के दम पे लड़नी है। हमें सरकारी स्कूलों को मजबूत कराना है। हमें ठेकेदारी बंद करके, ठेकेदारी प्रथा बंद करके या प्राइवेटाइजेशन के अंदर अपने लोगों को वापस रिजर्वेशन दिलाना है। ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है, कोई और नहीं आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा पैदा होने वाले नहीं है, वो वापस आने वाले नहीं है। मानवर कांसीराम साहब वापस आने वाले नहीं है। वो लड़ाई हमें और आपको खुद लड़नी पड़ेगी। दिल्ली की सरकार छोटी सी सरकार है, बेशक दिल्ली में जबरदस्त एजुकेशन में सुधार हुआ है, पर दिल्ली से काम चलने वाला नहीं। पूरे देश का क्या होगा? हमारा पूरा समाज तो गांव में बसता है, देहात में बसता है। उस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इसी बात को सोचते हुए मतलब मैं बहुत चिंतित हूं। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का आपस का भाईचारा खतरे में है, आज संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, तानाशाह सरकारें बन रही हैं। यही होता रहा और बाबा साहब का अगर संविधान उन्होंने बदल दिया, अगर ये कामयाब हो गए और मनुस्मृति वापस ले आए, तो वापस हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। और मुझे नहीं लगता हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अब इस गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। सिर्फ लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आज कोई भाषण नहीं देना मुझे, सिर्फ एक बात कहनी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आखिर पढ़े लिखे समाज से चाहते क्या थे? क्यों उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड की? क्यों उस लड़ाई को लड़ा? शुगर का लेवल इतना ज्यादा था, पैर सूज के इतने मोटे हो जाते थे, उसके बावजूद 18-18 घंटे काम करना कैसे किया होगा? एक व्यक्ति जो विश्व का सबसे महानतम अर्थशास्त्री भी है, विश्व का सबसे बड़ा समाजशास्त्री भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है, लीगल ह्यूमनरीज भी है, पॉलिटिकल फिलोसफर भी है, इतने सारे गुण एक व्यक्ति में कैसे आए? तो हमारे तुम्हारे में किसी में नहीं है। तो बाबा साहब तो वापस नहीं आ सकते। देश की संवैधानिक संस्थाएं कौन बचाएगा? देश के संविधान को कौन बचाएगा? देश के लोकतंत्र को कौन बचाएगा? हमारे इस देश को कौन बचाएगा? हमारी माँ बहनों की इज्जत को कौन बचाएगा? इसके लिए हमें तैयार होना साथियों। मैंने संकल्प किया है
ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने संकल्प किया है और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये संकल्प जरूर किया होगा। हमें कुर्सी मिले या ना मिले, सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन हम समाज का आंदोलन अपने कंधे पे हम लड़ेंगे। हम अपना जीवन, मैं स्वयं आपके सामने, मैं आपके सामने आज घोषणा कर रहा हूं, आपके सामने मैं संकल्प ले रहा हूं कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए। वैसे तो मैंने बच्चों को तब भी नहीं देखा जब वो पैदा हुए, दोनों के जन्म पे मैं घर में नहीं था, तो मेरे घर वाले वैसे ही दुखी थे कि समाज ही समाज में लगा रहता है। लेकिन आज उनको भी लगता होगा कि समाज में लगे रहना बुरा नहीं है, समाज की लड़ाई कोई तो लड़ेगा ना। अगर सभी अपने अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, सभी अपने घर के बारे में सोचेंगे, तो देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। सोचो बाबा साहब ने इतना बलिदान क्यों दिया, तो क्या उस तरह का बलिदान देने के लिए हमें और आपको आगे नहीं आना चाहिए? क्या हमारे आपके बीच में से डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होने चाहिए? क्या हम बाबा साहब के वापस आने का इंतजार करेंगे? नहीं, हम में से ही हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनेंगे, हम ही लोग मानवर कांसीराम बनेंगे, हम ही लोग बीपी बौरे बनेंगे। हम लोग इस समाज के आंदोलन को अपने कंधे पे लेके चलेंगे। अब जान की परवाह नहीं है। जब देश बचाने की बात है तो जान बड़ी चीज नहीं है। जब देश बचाने की बात आए, देश का संविधान बचाने की बात आए, जब देश का लोकतंत्र बचाने की बात आए, जब देश का भाईचारा बचाने की बात आए, तो जान और परिवार ये कोई बड़ी चीज नहीं है। परिवार को त्याग सकते हैं लेकिन देश को नहीं, अपने समाज को नहीं। अपने समाज की लड़ाई को लड़ने का हमने आजीवन संकल्प किया है। अब मेरा तो कम से कम पूरा जीवन, और मेरी टीम के, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी टीम में बहुत सारे साथी हैं जो अपने 18-18 घंटे रोज देते हैं, जो रात दिन काम में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कारवां धीरे धीरे बढ़ेगा। जो बाबा साहब के आंखों में आंसू थे ना कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे क्या दिया, उस आंसू की वजह एक और भी है। बाबा साहब ने सोचा था कि हमारे लोग संसद में जाएंगे, हमारे लोग विधानसभाओं में जाएंगे और वो समाज के हितों की रक्षा करेंगे, वो समाज के अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे लगभग 131 सांसद होने के बावजूद, हमारे लगभग 1100 विधायक होने के बावजूद, उन्हीं की आंखों के सामने उन्होंने धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान को कमजोर किया। उन्हीं की आंखों के सामने उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया। उन्हीं की आंखों के सामने उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे रोजगार छीन लिए। तो ऐसे नेताओं का क्या करना है? लानत ऐसे नेताओं पर। इससे अच्छा तो ऐसे नेताओं को तो मर जाना चाहिए, और मैं तो मरना बेहतर समझूंगा। अगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो बेकार है जीना, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अपना बाकी का जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित है। समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, और मुझे पता जब हम लड़ेंगे हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।